तो कल हम लोग लास्ट टॉपिक कहाँ तक का पढ़े थे? चार्ज में मैंने एक वर्ग दिया था, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज को पढ़ के आना है। तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हेडिंग आप लोग दे चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कल हम लोग डिस्कस किए थे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर? सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब जो सिमिलर चार्ज होते हैं, मतलब एक टाइप के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, मतलब प्लस और माइनस, अट्रैक्ट, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये हम लोगों ने कल का पढ़ लिया है। ये दो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद मैंने होमवर्क दिया था एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्या पढ़ के आना था आप लोगों को? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब एडिटिव नाम से ही क्लियर है, एडिटिव मीन्स एडिशन। तो दो चीजों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? एडिशन कहलाता है। और किसी भी चार्ज का हम लोग को किसके बारे में स्टडी करना है? उसके एडिटिव नेचर। इट मीन्स अगर एक जंक्शन बना दिया जाए और उस जंक्शन में अलग अलग साइड से चार्जेस क्या करें? उस जंक्शन में आए, तो आने पर उस जंक्शन का जो ओवरऑल चार्ज रहेगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है। अगर हम लोग एक टंकी ले लेते हैं पानी का, और इस पानी के टंकी में अलग अलग साइड से टैप लगा के जोड़ देते हैं, अलग अलग साइड से टैप लगा के जोड़ देते हैं, और सभी टैप अगर इस टंकी को फिलअप करने में लग जाएंगे, सभी टैप के थ्रू ये टंकी अगर भरने लग जाएगा, क्लियर है, तो इस टंकी का अमाउंट क्या होने लगेगा? पानी इसमें क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। उसी तरीके से अगर एक जंक्शन लिया जाए और उस जंक्शन में अलग अलग डायरेक्शन से चार्ज उस जंक्शन के पास आए, और जब उस जंक्शन के पास सारे चार्ज आते हैं तो उन चार्जेस का जो सम होगा वो उस जंक्शन का टोटल चार्ज को क्या करेगा? डिनोट करेगा। जैसे ये 5 लीटर पानी डाला, ये 10 लीटर पानी डाला, ये 3 लीटर पानी डाला, तो टोटल इसमें कितना लीटर पानी हो गया? 18 लीटर। उसी तरीके से किसी जंक्शन में अलग अलग डायरेक्शन से जितने भी चार्जेस आ रहे हैं, तो उस जंक्शन का जो टोटल चार्ज होगा वो इंडिविजुअल चार्ज के क्या होगा? सब के इक्वल होगा। ये है उसका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक, राइट करो, एक लाइन लिखो। The sum of all charges, the sum of all charges, the sum of all charges present in any junction, present in any junction is always algebraic sum, is always algebraic sum, is always algebraic sum of individual charges, of individual charges, of individual charges। किसी भी चार्ज को स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। तो जनरली बेसिक याद रखना, चार्ज को स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर ये एक जंक्शन ले लेते हैं और इस जंक्शन में मान लेते हैं 4 टाइप के चार्जेस वर्क कर रहे हैं। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, तीसरा चार्ज Q3 एंड द नेक्स्ट वन इज Q4। सो एडिटिव नेचर क्या बोलेगा? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। सारे चार्ज को अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? हमारा टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो इस ड्राइंग को ड्रॉ करो, इस फॉर्मूला को ड्रॉ करो। बट वो एक ही जंक्शन पे वर्क करना चाहिए। अलग अलग जंक्शन पे वर्क कर रहे हैं तो उसको ऐड नहीं किया जा सकता। चार्ज तभी ऐड होगा जब वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पर वर्क करेगा। अलग अलग वायर से चार्ज आके एक जगह पे अगर जुड़ रहे हैं तभी उसकी वैल्यू को जोड़ा जाएगा।
लेकिन अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में जाके कहीं और चला गया तब हम लोग उसका एडिशन नहीं करते, वो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट जो आता है फोर्थ प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट यू हैव टू लर्न इट देन यू कैन राइट इट। अब यहाँ पर जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आता है यही बताता है कि चार्ज को स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से डिनोट करता है। कई जगह पे स्मॉल क्यू दे रहता है, कई जगह पे कैपिटल क्यू। क्वांटाइजेशन किसी भी चार्ज की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ये बोलती है कि चार्ज कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस। चार्ज कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस बट इट्स वैल्यू can be increased or decreased. Means if we have 2 coulomb charge then we cannot break into 1 coulomb or 1 coulomb. अगर हमारे पास 2 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, तो हम इसको 1 कूलम में ब्रेक नहीं कर सकते। चार्ज को और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। या तो इस 2 कूलम चार्ज को रिड्यूस करके 1 कूलम बना सकते हैं, या तो इंक्रीज करके 10 कूलम, 5 कूलम, 8 कूलम, जो भी इंक्रीज करें। तो इसकी वैल्यू या तो इंक्रीज की जा सकती है या तो क्या की जा सकती है, डिक्रीज की जा सकती है। तो चार्ज की यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? क्या चार्ज कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस। चार्ज को छोटे छोटे भागों में बांटा नहीं जा सकता, या तो उसकी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है या तो उसकी वैल्यू क्या की जा सकती है, घटाई जा सकती है। चार्ज की एक प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। क्या होता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहां N बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E बताएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? चार्ज का यूनिट क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लस या माइनस साइन किस चीज को डिनोट करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो चार्ज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसीलिए चार्ज को केवल इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, उसको बांटा नहीं जा सकता। क्लियर हो गया? ये नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो अपना चार्ज ले गया, 2 इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो चार्ज ले लिया। मेन जो हमारे पास इक्विपमेंट है, अगर वो लोहा है, उस लोहे पे अगर चार्ज हमारे पास 5 कूलम का है, लोहा को काट दोगे, काटेंगे ना, अभी तो यही कर सकते हैं, लोहा को काट सकते हैं। तो काटेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 1.5 कूलम 1.5 कूलम बढ़ गए। अगर उसके पास 5 कूलम का चार्ज है तो सभी में 5 कूलम का चार्ज इक्वली प्रेजेंट है। चार्ज को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, डिवाइड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। जिसके में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना उसके पास क्या रहेगा, चार्ज। क्लियर? तो चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला और आखिरी प्रॉपर्टी है क्या, कि चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है, उसको क्या नहीं किया जा सकता, और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो राइट द डेफिनेशन, चार्ज कैन नॉट बी further divided into small pieces, but its value can be increased or decreased. But its value can be increased or decreased. This property of charge is called क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, गलत स्पेलिंग नहीं, कितना देखते सही है।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। चार्ज को स्मॉल क्यू से ही डिनोट करते हैं, लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चार्ज को स्मॉल क्यू से ही डिनोट करते हैं, लेकिन टर्म जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज उसको स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दोनों से डिनोट करते हैं। तो कई बार पढ़ाते टाइम ये निकल जाता है कि चार्ज को क्यू और स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दोनों से डिनोट करते हैं, जबकि एक्चुअली में चार्ज स्मॉल क्यू से ही डिनोट होगा, क्वांटाइजेशन वो दोनों से डिनोट होगा। सो क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला राइट करेंगे फिर प्लस माइनस एनी, नीचे में क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस क्यू यूज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो प्लस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा तो माइनस। जहां पर एन किस चीज को बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई किस चीज को बताएगा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट करते जाओ, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। पूरा इसको मेंशन करो, नोट किए ये दो डन। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसकी न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ी देर बाद, पहले प्रॉपर्टीज अपन कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सो यू हैव टू राइट ओनली दिस 4 प्रॉपर्टीज, बट वी हैव 3 मोर प्रॉपर्टीज, 5, 6, 7। ये तीनों प्रॉपर्टी को नोट नहीं करना है अगर पेपर में आता है तो, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी होती है सोर्स चार्ज, दूसरी प्रॉपर्टी होती है टेस्ट चार्ज, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है पॉइंट चार्ज। इसमें लास्ट वाला वर्ड आप लोगों ने सुना है पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या सुना हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। कोई बताएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? Distance traveled by an object is much larger than the size of object. मतलब जब साइज ऑब्जेक्ट का जो साइज है, जो डिस्टेंस कवर है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा बड़ा है, तो ज़्यादा उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ में आएगा? If the distance traveled by the object is much larger than the size of object, जैसे मैंने ये पॉइंट ड्रॉ, ठीक है, एज्यूम करते हैं कि जो पॉइंट है वो एक मार्बल, क्या है, मार्बल, बाटी, कंचा, और उसको जब अपन फेंकते हैं तो कंचे का साइज इतना रहता है, लेकिन वो अपने साइज की तुलना में क्या करता है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो कोई सी भी बॉडी जो अपने साइज के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है तो वो बॉडी क्या कहलाती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे अर्थ पृथ्वी के सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, ठीक है। अब अर्थ क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो अर्थ का साइज उतना बड़ा नहीं है जितना वो रोटेशन कर रहा है, क्योंकि अपना साइज का तो एक दिन में पूरा कर रहे थे एक चक्कर को, लेकिन सन का चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, उसको 365 डेज लगते हैं। तो डेफिनेटली वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके साइज की तुलना में वो क्या है, बहुत ज्यादा है। सो एज कंपेयर टू सन द मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड पॉइंट। अगर प्लेग्राउंड लिया जाए, प्लेग्राउंड में अगर कोई फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है तो फुटबॉल का साइज इतना ही बड़ा रहता है, लेकिन वो प्लेग्राउंड का साइज बहुत बड़ा रहता है। तो प्लेग्राउंड के कंपैरिजन में फुटबॉल क्या कहलाता है, पॉइंट। तो उसी के हिसाब से पॉइंट चार्ज जो होता है वो क्या होगा, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सॉरी, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज इज मच लार्जर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलम, 2 कूलम, 7 कूलम, कुछ भी, लेकिन वो जब डिस्टेंस कवर करेगा तो बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसकी साइज क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट। मैग्नीट्यूड मींस किसी भी चीज की वैल्यू। नोट करो, पहले पॉइंट चार्ज हो, इफ द, 5th नंबर डाल दें, इफ द distance traveled by the charge, distance traveled by the charge is much
ट्रेवल्ड की बात, traveled by the charge is much larger than the magnitude of the charge, magnitude of the charge is called point charge, is called point charge. डन। अगला टॉपिक आता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है? अगर किसी चार्ज को एक सरफेस पे प्लेस किया जाए और सरफेस में प्लेस करने के कारण अगर वो अपने चारों तरफ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करना स्टार्ट कर दे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे, अपना प्रॉपर्टी को शो करना स्टार्ट कर दे, तो वो चार्ज क्या कहलाता है? तुम्हारा सोर्स चार्ज। क्या कहलाता है वो? सोर्स चार्ज। अगर किसी भी चार्ज को एक सरफेस पे रख दिया जाए और सरफेस पे रखने के बाद जितने एरिया तक वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये जो चार्ज हमने रखा था ये चार्ज क्या कहलाता है? सोर्स चार्ज। और अगर ये सोर्स चार्ज के पास किसी एक चार्ज को लेके जाया जाए और ये जो दूसरा चार्ज है वो जाके किस पे अट्रैक्ट हो जाए? सोर्स चार्ज पे, तो ये चार्ज क्या कहलाता है? टेस्ट चार्ज। जो फोर्स क्रिएट करेगा वो क्या कहलाएगा? सोर्स चार्ज। जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो क्या कहलाएगा? टेस्ट चार्ज। तो दो लाइन में लिखो, पहले सोर्स चार्ज का डेफिनेशन। द चार्ज which creates the charge which creates a field around it, a field around it, a field around it where it can exert, exert, it can exert force on other charges, then it is called source charge, then it is called source charge. Seventh point, test charge. Seventh point, test charge. The charge which experiences, the charge which experiences the force in the field of source charge, in the field of source charge, in the field of source charge is called test charge. सोर्स चार्ज फील्ड क्रिएट करता है और टेस्ट चार्ज उसको एक्सपीरियंस करता है। क्लियर? यस। तो आज का चार कॉन्सेप्ट क्या क्या हुआ? एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर को बस एक चीज याद रखेंगे, पार्टिकुलर पॉइंट पे वर्क करेगा तब वो जुड़ेगा, अलग अलग पॉइंट पे वर्क करेगा तो जुड़ेगा नहीं। ठीक? क्वांटाइजेशन में क्या पढ़ा हमने? चार्ज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू बढ़ाया घटा सकते। फिर हमने पढ़ा पॉइंट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज। अब एग्जांपल है, न्यूमेरिकल करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। बेसिक फॉर्मूला पहले नोट कर लेंगे, Q इज इक्वल टू एनी, आइदर यू विल यूज स्मॉल q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, दोनों में से किसी का भी उपयोग करना मतलब वही है, बस कैपिटल Q माइनस Q का डिफरेंस है। सो एग्जांपल, राइट एन एग्जांपल, कैलकुलेट amount of charge, calculate amount of charge in nitrogen atom, calculate amount of charge in nitrogen atom। नाइट्रोजन एटम में
चार्ज का अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है, इससे पूछूंगा वही आंसर करें। क्या नाम है इसका? यासिस। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 7 होगा। अब अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो विद्या बताएगी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 7 है तो उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसको पूछा तो कौन बोला? बता। पास हो गए 12th? हाँ बोलो। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन में 7 एटम, नाइट्रोजन में क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? क्यों वो 7 बोली तो 7 होते हैं? 7 कैसे होगा? कैसे होगा? और प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 12th में आप लोग, ठीक है। तू बता कितने प्रोटॉन्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, प्रोटॉन्स कितने होते हैं? क्यों 7? बैठ जा बेटे, क्यों 7? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। श्रद्धा, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होते हैं नाइट्रोजन में? क्यों? कैसे निकालते हैं? मैं भी सीखना चाहूंगा। हाउ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन एनी एटम। एटॉमिक नंबर 7 होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे एटॉमिक नंबर पे इक्वल हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 7 क्यों होता है? तो एटॉमिक नंबर भी 7 क्यों होता है? क्या चीज डिफरेंट होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर से क्या चीज डिफरेंट होता है किसी एटम में? नहीं, वो भी सेम हो सकता है, वो भी सेम हो सकता है ना। नाइट्रोजन में तो सब 7 होता है, एक चीज को छोड़कर, मास नंबर। किसको छोड़कर? बैठ जाओ। ये क्लास 11 का बेसिक टॉपिक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होंगे, लेकिन मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को क्या बोला जाता है? मास नंबर, एटॉमिक मास, जो बोलना है। ठीक है, तो अभी मैंने बोला नाइट्रोजन एटम का क्या निकालना है? चार्ज। अब नाइट्रोजन एटम का चार्ज निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, डोंट राइट इट, फर्स्ट अंडरस्टैंड। नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन कितना होता है? 7। सो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 7। E इज इक्वल टू कितना जानते हैं? 1.6 into 10 to the power -19। सो Q इज इक्वल टू कितना जानते हैं? प्लस माइनस Ne। Q इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस n कितना दिया है? 7 into 1.6 into 10 to the power -19। मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, कैरी आया 4, 7 जा 7 और 4 11.2 into 10 to the power -18 गुना ये हो गया प्लस माइनस। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? चार्ज कितना आ गया उस पे? 11.2 into 10 to the power -19 गुना। खैर इतना इजी तो पेपर में नहीं देगा, ये सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन था तुम्हारे बुक से। प्लस माइनस है सर, वो तो चार्ज उसमें नहीं है, एटम पे तो क्या सिस्टम। जब भी अपन ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें मोशन नहीं बता रहा है इलेक्ट्रॉन का, कि वो पॉलीथीन से किसी और में गया या सिल्क क्लॉथ से किसी और में है, तो आपको प्लस माइनस साइन लेके चलो। लेकिन जब ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन तो डिक्रीज हो जाता है, तो माइनस साइन लगाएंगे, और अगर जिसमें जा रहा है उसमें इंक्रीज हो जाएगा तो प्लस साइन लगाएंगे।
अभी हमको सिर्फ नाइट्रोजन एटम एक जगह पे स्थिर है, स्टेबल है, और स्टेबल का अगर हमको निकालना है तो हमको नहीं पता है प्लस और माइनस क्या होगा, इसको उसको मेंशन करेंगे। ठीक, मतलब नाइदर इट इज लिविंग नाइदर इट इज गेनिंग, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्लस माइनस। ओके, नोट डाउन, जितना जल्दी से जल्दी नोट कर सकते हैं आप। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ट्राई करेंगे अभी। कैलकुलेट, इसको नोट करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in any appliances having charge 9.6 into 10 to the power minus 20 coulomb। कितना गिवन है? 9.6 into 10 to the power minus 20 and find out करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या गिवन है? 1.6 into 10 to the power minus 19। सो Q इज इक्वल टू क्या जानते हैं? प्लस माइनस Ne। प्लस माइनस खा जाओ क्योंकि नंबर निकालना है, नंबर हमेशा पॉजिटिव आता है। N इज इक्वल टू क्या आएगा? Q अपॉन E। N इज इक्वल टू 9.6 into 10 to the power minus 20, 1.6 into 10 to the power minus 19। यहां तक है? यस सर। कि किसी को डाउट है? नो सर। नहीं है। पॉइंट हटा क्या लगेगा? 10। पॉइंट हटा क्या लगेगा? 10। और 10 और 10 क्या हो गया? चलो 16 बन जा, 16 6 जा, n इज इक्वल टू क्या बचा? अब इधर बचा हुआ है सॉल्व करना। x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, किसी क्लास में पढ़े थे x टू द पावर m माइनस n हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 20 माइनस क्या हो जाएगा? 19 होगा। और ये माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये क्या हो गया? प्लस 19 हुआ, और 20 में से 19 गया तो कितना बचेगा? 1। और माइनस वाला साइड बड़ा है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? माइनस। यहाँ तक क्लियर? फिर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 10। 10 टू द पावर माइनस 1 नीचे चला गया तो आंसर क्या हो गया? 0.6। क्या था इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम? और ये तो अभी बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, और अगर कैलकुलेशन नहीं जानते हो तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ाऊंगा तुमको। सही बता रहा हूं मैं? ये पकड़ के बैठना गलत है तुम लोगों का। ये छोटा सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। चलो एक क्वेश्चन फिर से लिखो, राइट करो, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में। नोट करना है जिसको उसको नोट करो जल्दी से। अपना हाथ नोट करने के लिए ज्यादा स्पीडली चलाना। बाकी लोग एक क्वेश्चन राइट करेंगे। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज in polythene when it is rubbed with silk cloth having 1.2 12 into 10 to the power 3 electrons. Calculate amount of charge in polythene when it is rubbed with silk cloth having 12 into 10 to the power 3 electrons. Also tell electron moves from where to which place, to which object? Question. Pause.